पूरा दृश्य बेहद डरावना था। लू शेंग ने पहले भी ऐसा देखा था, फिर भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमाल है, उसने मन ही मन कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आंखें कांच के पीछे दबाई गई हों और सब उसे घूर रही हों। लेकिन इस बार एक फर्क था। इन आंखों से नफरत नहीं बल्कि अजीब सी मातृ भावना निकल रही थी। अचानक उन आंखों से काली ऊर्जा की धाराएं निकलने लगीं। खाओ और खाओ, जल्दी बड़े हो जाओ। उसी समय क्लोन ने अपना विशाल मुंह खोल दिया और उस काली ऊर्जा को निगलने लगा। ऊर्जा के साथ उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। अब समझ आया कि यह इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा था। लू शेंग पहले से सोचता था कि क्लोन किसी दूसरी चेतना के प्रभाव में आ सकता है, लेकिन उसने ऐसा रिश्ता नहीं सोचा था। यह मालिक गुलाम जैसा नहीं बल्कि माता पिता जैसा लग रहा था। तभी क्लोन लगभग एमरैंक तक पहुंचने वाला था कि अचानक एक संदेश उसकी चेतना में आया, मजबूत बनो और फिर उसे पकड़ो। आओ, क्या तुम आओगे? चेतना में एक छवि उभरी, एक युवा आदमी की, शांत आंखों और सुंदर चेहरे के साथ। वह मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अगर हिम्मत है तो आओ। लू शेंग चौंक गया। वह चेहरा उसका अपना था। चेतना का यह संदेश लगातार आता रहा। लू शेंग हल्का मुस्कुराया। तो ये सब मेरे लिए है, उसने सोचा। लगता है यह चीज मुझसे हद से ज्यादा नफरत करती है। शायद वह 6 साल इंतजार भी नहीं करना चाहती थी और अभी से एक शक्तिशाली अधीनस्थ तैयार कर रही थी जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। अब लू शेंग को समझ आया कि क्लोन कितना शक्तिशाली है। शायद उसी समय जब वह समुद्र तल की गुफा में पैदा हुआ था, उस सत्ता की नजर उस पर पड़ गई थी। क्योंकि उसमें मुख्य चेतना नहीं थी, क्लोन बिल्कुल खाली कागज जैसा था जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसा परफेक्ट अधीनस्थ कौन नहीं चाहेगा? यह सच में एक जीवित हथियार था। लू शेंग हंस पड़ा। अगर उसे पता चले कि जिसे वह पाल रही है वह दरअसल मेरे ही कोशिकाओं का क्लोन है, तो शायद गुस्से से फट पड़े। उसने ध्यान से देखा कि काली ऊर्जा असल में छोटे छोटे काले क्रिस्टलों से बनी है। यह अबिस की काली धुंध का सघन रूप था, और चूंकि यह उसके ही शरीर से जुड़ा था, वह इसे बिना किसी समस्या के अवशोषित कर सकता था। लू शेंग मन ही मन हंसा। क्लोन लाखों बार इवॉल्व हो चुका था और उसकी क्षमता सामान्य जीवों से हजारों गुना ज्यादा थी। कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही। लू शेंग ने देखा कि क्लोन की शक्ति लेवल 9 से सीधे लेवल 11 तक पहुंच गई। आखिर में क्लोन ने अपने मुंह से कई किलोमीटर बड़ा काला गैस बुलबुला बाहर छोड़ा। फिर अबिस में एक भारी डकार गूंजी। लू शेंग हाथ जेब में डालकर खड़ा रहा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देख रहा हो। ठीक है, बढ़ते रहो, मैं फिर देखने आऊंगा, उसने सोचा और अपनी चेतना वापस खींचने लगा। जाते जाते उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। अब वह म्यूटेटेड क्लोन कई गुना बड़ा हो चुका था। उसका काला खोल 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुका था। उसके नीचे हजारों मोटे टेंटेकल हिल रहे थे और पूरे शरीर पर असंख्य आंखें घूम रही थीं। अचानक उस विशाल ऑक्टोपस जैसे जीव ने एक जोरदार चीख मारी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और गहरे अबिस में गूंजती गर्जना की। लू शेंग समझ गया कि यह फिर से इवॉल्व हो गया है। देखने वालों के लिए यह डरावना था, लेकिन जिसने इसे पाला था उसके लिए शायद यह एक खूबसूरत रचना थी। लू शेंग मुस्कुराया। लगता है मेरा क्लोन मुझसे ज्यादा आरामदायक जिंदगी जी रहा है। अगर मैं तेजी से आगे नहीं बढ़ा तो कहीं ऐसा न हो कि एक दिन मेरा ही क्लोन मुझसे आगे निकल जाए।
इस क्लोन की खास बात यह थी कि इसके लिए कोई रियल सीमा नहीं थी। जब तक ऊर्जा मिलती रहे यह बढ़ता रहेगा। लू शेंग ने थोड़ी सहलाई और हल्का हंसा। उसे पता था कि चाहे वह सत्ता क्लोन को कितना भी बदल दे, एक बार उसकी मुख्य चेतना लौट आई तो सब कुछ फिर उसके नियंत्रण में आ जाएगा। अभी रहने दो, उसने सोचा। कोई और मेरी संपत्ति को मजबूत कर रहा है। अब उसे यह सब एक गेम जैसा लगने लगा, जैसे उसने एक साइड अकाउंट AFK छोड़ रखा हो जो खुद ही लेवल बढ़ा रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि यह क्लोन भविष्य में कुछ बहुत बड़ा बनने वाला है। तभी उसके दिमाग में एक और विचार चमका। रुको, उसने सोचा। ब्रह्मांड का नियम है अराजकता को व्यवस्था में बदलना। लेकिन अंधेरे ब्रह्मांड में नियम उल्टा है, वहां अराजकता ही शासन करती है। तो मेरा अव्यवस्थित कल्टीवेशन रास्ता शायद इस क्लोन के लिए बिल्कुल सही है। यिन और यांग का संतुलन ही यहाँ असली रहस्य था। हालांकि सच यह भी था कि वह नए सिस्टम डिजाइन करने में आलसी था। लेकिन नाम तो शानदार होना चाहिए था। काफी सोचने के बाद उसने नया नाम चुना, केओटिक इल्यूजन, डीमन इनवर्स डिवाइन आर्ट, जिसे संक्षेप में डीमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कहा जाएगा। जब क्लोन इसे पूरी तरह सीखकर वापस आएगा तभी यह तकनीक सच में पूरी होगी। अब लू शेंग फिर से उन मार्शल आर्ट्स को देखने लगा जो उसने हाल ही में हासिल की थीं। उनमें से एक थी मोनरो की फ्रोजन आइस हेल, एक भयानक तकनीक जो पूरे तारों को जमा सकती थी। डिडक्शन सिस्टम ने ब्रह्मांड की ओरिजिन शक्ति का उपयोग करते हुए इस तकनीक को उसके नॉर्दर्न XUANW ट्रू वाटर पाथ के साथ मिलाना शुरू कर दिया। दोनों की प्रकृति समान थी, इसलिए यह प्रक्रिया बेहद तेजी से हुई और लू शेंग का महीनों का समय बच गया। अब बारी आई उसकी हाल की सबसे कीमती चीज की, TNW की यादों का विशाल खजाना। लू शेंग की चेतना इस विशाल मानसिक लाइब्रेरी के दरवाजे पर ठहर गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इसके अंदर कितनी भारी मात्रा में गुप्त ज्ञान और रहस्य छिपे हुए हैं। जब से लू शेंग ने TNW की आत्मा निगली थी, तब से उसने सिर्फ उस सोल सीड की कच्ची आध्यात्मिक शक्ति को ही एब्जॉर्ब किया था। उसने अब तक उन यादों को छुआ तक नहीं था। वह पूरा अनुभवों का महासागर अब तक शांत पड़ा था। उस आत्मा को निगलने से ही उसकी डिवाइन सोल को एक स्थायी बड़ा बूस्ट मिल चुका था, जिससे उसकी स्पिरिट पावर सीधे लेवल 12 तक पहुंच गई। डिवाइन क्रिस्टल पाथ की विरासत मिलने के बाद उसके दिमाग में मौजूद ब्लैक लोटस स्पिरिट की परछाई बदलकर 4 रंगों वाला क्रिस्टल मानव बन गई थी। उसकी आत्मिक शक्ति की गुणवत्ता पूरी तरह अपग्रेड हो चुकी थी। पहले लेवल 11 पर 7-8 ग्रह कुचलना ही उसकी सीमा थी, लेकिन अब लेवल 12 पर वही काम उसकी प्रगति को मुश्किल से 10% बढ़ाता था। लेकिन वह 10% भी बेहद विशाल शक्ति थी, जिससे उसका बहुत समय बच गया। TNW की मूल आत्मा शायद लेवल 13 के करीब थी, इसलिए वह अपनी आत्मिक शक्ति को सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मानता था। बस उसकी बदकिस्मती थी कि वह लू शेंग जैसे राक्षस से टकरा गया। अब लू शेंग की स्पिरिट पावर, जो 4 रंगों वाले क्रिस्टल मानव के रूप में थी, सामान्य लेवल 13 से भी कहीं ऊपर थी। नतीजा साफ था, पूरी तरह शर्मनाक हार। लू शेंग ने यादों को खंगालते हुए सोचा, अगर वह मोनरो जैसे किसी से लड़ता तो शायद चमत्कार भी हो सकता था। अब वह उत्सुक था कि TNW के दिमाग में छिपे राज क्या हैं। ड्रीमस्केप में वह कई बार सोल सर्च कर चुका था, लेकिन असली दुनिया में यह पहली बार था। यहाँ तक कि TNW की आत्मा निगलना भी अचानक हुआ था, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार खा ले। लू शेंग ने सोचा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ड्रीमस्केप में बहुत सारी आत्माएं मिला ली हैं? क्या मेरी आत्मा में अब स्थायी डिवावरिंग गुण आ गया है,
यह संभव ही लगता था। उसका शरीर पहले ही कई बार इवॉल्व हो चुका था और उसकी आत्मा हजारों जीवनों को खा चुकी थी। अब वह कुछ बिल्कुल अलग बनता जा रहा था। अचानक जैसे बांध टूट गया। अनगिनत यादें और दृश्य उसके दिमाग में बाढ़ की तरह घुसने लगे, जैसे किसी और की पूरी जिंदगी उसके अंदर समा रही हो। दृश्य बदल गया। ब्रह्मांड के एक दूर शहर में एक अस्पताल का डिलीवरी रूम दिखा। डॉक्टर की आवाज गूंजी आ रहा है, बच्चा आने वाला है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पूरा कमरा चमकदार रोशनी से भर गया। हवा में खिलते ऑर्किड की खुशबू फैल गई। डॉक्टर और नर्सें हैरान रह गईं। यह बच्चा। सब चुप हो गए। नवजात के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे ब्रह्मांड की लय उसके अंदर धड़क रही हो। यह सिर्फ जन्म नहीं था, एक दिव्य घटना थी। अचानक कमरे की हवा कांप उठी। शून्य में बैंगनी रंग की एक दरार खुल गई। उस दरार से गूंजती हंसी आई। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार तारा जन्मा, बच्चा इस दुनिया में आ गया। एक मध्यम आयु का आदमी उस दरार से बाहर आया। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। उसने हाथ हिलाया और कमरे की हर चीज रुक गई। समय खुद थम गया। उसने शांत नजर से कमरे को देखा। देखते हैं यह नई चिंगारी कैसी है। फिर उसने आसानी से बच्चे को नर्स की जमी हुई बाहों से उठा लिया। डॉक्टर, नर्स और मां सब समय में जमे रहे जैसे मूर्तियां। अब केवल वह आदमी और बच्चा ही समय से मुक्त थे। उसने बच्चे को देखते हुए कहा, कमाल की प्रतिभा है। चलो, तुम्हारी किस्मत इन दीवारों से कहीं आगे है। उसने फिर हवा को चीरकर एक और दरार खोली। जैसे ही वह बच्चा लेकर उस दरार में गया, समय फिर से चल पड़ा। डॉक्टरों ने इधर उधर देखा, फिर खाली पालना देखा। बच्चा कहाँ गया? डॉक्टर चीखी। अभी तो मेरे हाथ में था। 5 साल ऐसे गुजर गए जैसे एक पल हो। एक दूर ग्रह पर 5 साल का एक लड़का लाल मिट्टी पर दौड़ता हुआ आया। हालांकि वह छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा गंभीरता थी। वह एक आदमी के सामने रुक गया, वही आदमी जिसने उसे चुरा लिया था। आदमी मुस्कुराया। 5 साल से तुम मेरी शिक्षा का पीछा कर रहे हो। अब समय आ गया है सच बताने का। तुम्हारा नाम टैन झोंगेयू है। तुम्हारे पिता लॉर्ड टैन हैं, डाओइस्ट सेक्ट के 9th पीक के स्वामी। कैंकिंग स्टार सिस्टम में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। लड़का गुस्से से बोला, मुझे इन सब से मतलब नहीं। मुझे बस बताओ मेरी माँ कहाँ है। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे पिता ने परीक्षा रखी है। जब तुम नासेंट सोल रियल्म तक पहुंच जाओगे, तभी तुम अपनी माँ को ढूंढ सकते हो। उससे पहले तुम्हें इस ग्रह से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। झोंगेयू ने दांत भींच लिए। ठीक है, अगर नासेंट सोल ही रास्ता है, तो मैं वहीं तक पहुंचूंगा। और उसी दिन से उसने पूरी ताकत से कल्टीवेशन शुरू कर दी। वह हवा में ध्यान लगाकर बैठा था। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा का तूफान घूम रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन माथे का पसीना बता रहा था कि अंदर कितनी भयानक शक्ति चल रही है। समय गुजरता गया और सैकड़ों साल बीत गए। अचानक झोंगेयू की आंखें खुलीं। उनमें चमकदार नीली रोशनी जल रही थी। उसके शरीर से शक्ति फट पड़ी और जमीन टूट गई। आसमान में नीली बिजली चमकी और उसके पीछे एक विशाल आकृति बन गई। ऊपर हवा में वही मध्यम आयु का आदमी और एक लाल बालों वाला व्यक्ति खड़े थे। लॉर्ड टैन के 100 से ज्यादा बच्चों में झोंगेयू सबसे प्रतिभाशाली नहीं है, आदमी बोला,
लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अद्भुत है। उसने गहरी सांस ली और चुप हो गया। आसमान से बिजली गिरने लगी और झोंगयू उस ऊर्जा के बीच बैठा रहा। यह उसका अंतिम परीक्षण था। फिर अचानक जमीन से सुनहरी तलवार रोशनी उठी और आसमान को चीर गई। उसका स्वॉर्ड इंटेंट जाग चुका था। झोंगयू खड़ा हुआ। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। यह नैसेंट सोल की निशानी थी। लाल बालों वाला आदमी हंस पड़ा। देखो, स्टील हार्ट स्वॉर्ड उसकी आत्मा के साथ गूंज रही है। झोंगयू नैसेंट सोल रिल्म में पहुंच गया। झोंगयू खुश होकर बोला, 12th ब्रदर, क्या तुम सिर्फ मुझे देखने आए थे? 12th ब्रदर मुस्कुराया। तुम्हें किसी रक्षक की जरूरत नहीं थी। मैं बस बधाई देने आया था। बधाई हो लिटिल ब्रदर, तुमने नैसेंट सोल हासिल कर लिया। लाल बालों वाला आदमी भी बोला, शानदार उपलब्धि। 5000 साल जियो। झोंगयू ने बटलर लिंग की तरफ देखा। अब मैं नैसेंट सोल में पहुंच गया हूं। अब वादा निभाओ। मेरी मां कहाँ है? बटलर लिंग ने सिर झुकाया। यह मेरा नहीं, लॉर्ड टैन का आदेश था। अब जब यंग मास्टर नैसेंट सोल तक पहुंच गए हैं, मैं सच बताऊंगा। तैयार रहिए। अचानक बैंगनी नीली रोशनी का स्तंभ झोंगयू के नीचे से उठा और उसे हवा में उठा लिया। जब उसके आसपास की दुनिया धुंधली होकर बदलने लगी, टैन झोंगयू चमकती रोशनी की तरफ देखता रहा और उम्मीद से भरे दिल से धीरे से बोला, आखिरकार, सदियों के इंतजार के बाद, अब मैं अपनी मां से मिल पाऊंगा। लेकिन जब रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई तो टैन झोंगयू के सामने कोई महल या मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ठंडी अकेली जगह में खड़ी एक कब्र थी। भारी ग्रे बारिश लगातार गिर रही थी। टैन झोंगयू भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह भीग गए। उसने सिर झुका लिया, जैसे दिल में उठ रहे गहरे दुख को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसके सामने उसकी मां की कब्र थी। ठंडे पत्थर पर गिरती बारिश ने माहौल को और भारी बना दिया था। झोंगयू का चेहरा बारिश और आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें गहरे दुख और अचानक हुए नुकसान से कांप रही थीं। उसने होंठ भींच लिए और चुपचाप कब्र के सामने खड़ा रहा। बारिश और दर्द मिलकर उस पल को बेहद भारी बना रहे थे। बारिश के बीच बटलर लिंग की आवाज आई, यंग मास्टर, आपकी मां 12 साल पहले प्राकृतिक कारणों से चल बसी। लॉर्ड टैन ने उनकी उम्र बढ़ाने के लिए दिव्य औषधियां दी थीं, लेकिन अंत में स्वर्ग की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। जिन मनुष्यों में स्पिरिचुअल रूट नहीं होता, उनकी जिंदगी बस एक छोटी चिंगारी जैसी होती है। 30 साल तक जीना भी उनके लिए बड़ी बात है। टैन झोंगयू पत्थर के सामने खड़ा रह गया। उसकी आंखों में टूटन, पछतावा और गहरा खालीपन था। उसकी ताकत जवाब दे गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और कब्र को कसकर पकड़ते हुए दर्द से चीख उठा। मां, उसने बारिश में चिल्लाया। 12th ब्रदर आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। 14th ब्रदर, खुद को संभालो। भविष्य में मेरे साथ मिलकर हमारे सेक्ट को संभालना है। 12th ब्रदर की मौजूदगी से झोंगयू धीरे धीरे शांत हुआ। उसकी आंखें खाली लग रही थीं, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। लू शेंग टैन झोंगयू की यादों के विशाल सागर को सावधानी से खंगाल रहा था। हर याद उसे उस आदमी की जिंदगी और उसके फैसलों को बेहतर समझने में मदद कर रही थी। टैन झोंगयू की जिंदगी महत्वाकांक्षा और विश्वासघात से भरी हुई थी। नैसेंट सोल तक पहुंचना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असल जिंदगी में वह अपने 12th ब्रदर की सेवा करता रहा और लॉर्ड टैन के कई वारिसों के बीच होने वाली निर्दयी लड़ाइयों में फंसा रहा।
इन यादों के जरिए लू शेंग ने एक बेहद उन्नत सभ्यता भी देखी, जहां शक्ति, परंपरा और तकनीक का अद्भुत मेल था। यह दुनिया हेवनली स्नेक स्टार सिस्टम की मार्शल आर्ट्स सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। वहां का समाज बहुत कठोर और सामंती था, जहां हर चीज वंश के आधार पर तय होती थी। लू शेंग ने सोचा, हमारी कॉस्मिक सभ्यता में भी एक हद तक पदानुक्रम है, लेकिन नेब्युला जोन फेडरेशन कम से कम मानव अधिकारों का दिखावा तो करती है। लेकिन इमॉर्टल कल्टिवेटर्स की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां उच्च स्तर के साधक सामान्य मनुष्यों को बस पशुओं की तरह देखते थे। चाहे वे खुद को धर्मी कहें या दुष्ट, उनके लिए पूरे ग्रह के लोगों को मार देना भी सामान्य बात थी, बस किसी तकनीक या जादुई वस्तु को परिपूर्ण करने के लिए। यह सब देखकर लू शेंग की आत्मा तक हिल गई। अब टैन झोंग्यू को मारने को लेकर उसके मन में बचा हुआ कोई भी संकोच खत्म हो गया। उसने सोचा, अगर मैं उस दुनिया में एक सामान्य इंसान होता तो शायद कब का खत्म हो चुका होता। उस दुनिया में जंगल का कानून चलता था, जो मारता है उसे कोई और मार देता है। टैन झोंग्यू ने खुद भी शक्ति पाने के लिए कई अत्याचार किए थे, फिर भी उसकी यादें लू शेंग के लिए खजाने जैसी थीं। अब उसके पास इमॉर्टल दाओ कल्टीवेशन सिस्टम का लगभग पूरा नक्शा था, तकनीकें, फॉर्मेशंस, स्पेल्स और दवाओं के फार्मूले। उनमें सबसे खास था प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम, जिसे टैन झोंग्यू अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देता था। यह किताब दाओलिंग सेक्ट की मुख्य तकनीक से बस एक स्तर नीचे थी। इसके जरिए कोई साधक ग्रेट असेंशन रियल्म तक पहुंच सकता था, जो मार्शियल दाओ के लेवल 15 के बराबर था। लू शेंग ने गौर किया कि मार्शियल दाओ का रास्ता हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन इमॉर्टल दाओ एक तय रास्ते जैसा लगता है। प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम को देखते हुए उसने कहा, यह सच में अनमोल खजाना है। देखना होगा कि ये दोनों सिस्टम साथ कैसे काम करेंगे। उसने सोचा, टैन झोंग्यू से तो मेरी मुलाकात हो चुकी है, शायद आगे और भी इमॉर्टल दांव वाले मिलेंगे। अगर इन दोनों रास्तों को मिलाया जाए तो शायद एक नया रास्ता बन सकता है, इमॉर्टल मार्शल दांव। लू शेंग बिल्कुल शांत था। उसने पहले ही मान लिया था कि लेवल 16 की ताकत भी ब्रह्मांड के अंधेरे को रोकने के लिए काफी नहीं है। उसने सोचा, पुराने रास्तों पर चलने से बेहतर है नया प्रयोग करना। टैन झोंग्यू की यादों से उसे पता चला कि स्पिरिचुअल रूट और मार्शियल दांव मार्क काफी हद तक एक जैसे हैं। मार्शियल दांव मार्क जन्म के बाद बनता है, लेकिन उसका मूल स्रोत भी वही है जो स्पिरिचुअल रूट का है। आखिरकार उसे समझ आया, दोनों रास्तों का मूल एक ही है। इसलिए उसने एक नया नाम चुना, ट्रू स्पिरिट। यही वह कुंजी है जो किसी इंसान को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। यादों के अनुसार इमॉर्टल दाओ सभ्यता को भी ब्रह्मांड के अंधेरे ने घेर लिया था। आखिरकार उन्होंने सामूहिक पुनर्जन्म का फैसला किया ताकि उनकी विरासत किसी नई दुनिया में बच सके। लू शेंग ने सोचा, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाने की योजना बनाई, वह कितना शक्तिशाली होगा। उसे यह खतरे की बजाय अवसर लगा। उसने सिर हिलाया। अब सोचने का समय खत्म। वह ध्यान में बैठ गया और पहली बार प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम का अभ्यास शुरू किया। जैसे ही उसने शुरुआत की, उसे नई ऊर्जा का पहला एहसास हुआ। दूर यांगताई ग्रह पर एक अलग दृश्य था। एक सुनहरे बालों वाला युवक पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अरे तुम लोग आ रहे हो या नहीं, वह बोला। यह जगह बहुत शांत है, लेकिन अकेले बहुत बोरिंग है। पास ही लू किंग अपने पिता लू है को प्रोत्साहित कर रही थी। चलो पापा, बस थोड़ा और। लू है भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था।
पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जिद थी। डोंग किंग्स घर के निर्माण का काम संभाल रही थी। हजारों रोबोट उसके निर्देश पर काम कर रहे थे। तभी अचानक आसमान बदलने लगा। काले बादल तेजी से जमा होने लगे। डोंग किंग्स ने ऊपर देखा। रंगीन रोशनी आसमान में घूम रही थी। लू किंग हंस पड़ी। यह जरूर मेरे भाई का काम है। उसने हाथ बढ़ाकर गिरती रोशनी को छुआ। वाह, उसने सांस ली। यह ऊर्जा, मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकती हूं। लू है, झेंग यूफेन और डोंग किंग्स ने भी उस रोशनी को महसूस किया। हर कोशिका जैसे नई ऊर्जा से भर गई। लेकिन थोड़ी दूरी पर एक विशाल एलियन योद्धा खड़ा था, 4 मीटर लंबा, काली त्वचा और लंबी पूंछ के साथ। वह आसमान के उस भयानक ऊर्जा भंवर को घूर रहा था। डर से उसके शरीर में ठंडा पसीना निकल आया। अंत में वह बस एक अजीब सी आवाज निकाल पाया, वैब्बी बाबू। उसकी चीख निकलते ही वह एलियन तुरंत पलटा और पागलों की तरह भागने लगा, हवा में बेतरतीब और लयबद्ध गालियां चिल्लाते हुए। वैब्बी बाबू, वैब्बी बाबू। वह चारों पैरों पर दौड़ पड़ा। उसकी ताकतवर पूंछ पीछे बेतहाशा झूल रही थी, क्योंकि वह उस भयानक, दुनिया हिला देने वाले दृश्य से जितना हो सके उतनी दूरी बना लेना चाहता था, जिसे उसने अभी अभी देखा था। तूफान के बिल्कुल केंद्र में लू शेंग पूरी तरह शांत बैठा था। रंग-बिरंगी घूमती हुई रोशनी के समंदर के बीच वह पद्मासन में बैठा था, और उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली, जलती हुई आभा छोड़ रहा था जो मानो पूरे ब्रह्मांड की धड़कन के साथ गूंज रही हो। उसकी आंखें आधी बंद थीं, सांसें समुद्र की लहरों जितनी स्थिर। साफ दिख रहा था कि उसका मन पूरी तरह अटूट एकाग्रता में डूब चुका है। चारों तरफ जमा हुई स्वर्गीय ऊर्जा लगातार उसके चारों ओर चमकती कक्षा में घूम रही थी, जैसे उसकी अदृश्य इच्छा उसे नियंत्रित कर रही हो। अचानक लू शेंग की आंखें झटके से खुल गईं। उसकी नजर बिजली की तरह तेज और चीर देने वाली थी, जैसे आधी रात के आसमान को चीरती हुई चमक। उसकी पुतलियों में अजीब सी बदलती रोशनी चमक रही थी, जो उसकी नई बनी मेरिडियन में उमड़ती ताकत को दर्शा रही थी। उसी एक पल में उसकी पूरी आभा गरजते हुए बाहर फट पड़ी, मानो ऐलान कर रही हो कि एक बड़ा और अपरिवर्तनीय ब्रेकथ्रू आखिरकार आने वाला है। रोशनी के उस चमकते समुद्र के बीच बैठे हुए लू शेंग ने ऊपर आसमान की ओर देखा। वहां घूमती ऊर्जा अब स्वर्ग और पृथ्वी के किसी विशाल दिव्य फूल जैसी दिख रही थी। बैंगनी और सफेद रोशनी उसकी पीठ पर पड़ रही थी, जिससे जमीन पर उसकी एक शानदार और अकेली परछाई बन रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और वह बुदबुदाया, तो यह वही दृश्य है जो सेलेस्टियल एप्टीट्यूड वाले साधक के रास्ते में पैदा होता है। लगता है मेरा टैलेंट भी आखिर इतना बुरा नहीं है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से नरम और गर्म रोशनी निकल रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की गूंज के साथ पूरी तरह तालमेल में धड़क रही थी। उसका चेहरा शांत और अलगसा था, लेकिन उसके शरीर को घेरती तेज रोशनी बता रही थी कि इस समय उसकी नसों में कितनी विशाल शक्ति दौड़ रही है। उस पल वह मानो पूरे ब्रह्मांड की घूमती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक हो गया था। टैन झोंग्यू की यादों को खंगालते हुए उसे याद आया कि स्पिरिचुअल रूट्स आम तौर पर 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न, और इनके बीच कुल 9 स्तर होते हैं। हर श्रेणी अलग क्षमता दिखाती है, जिससे साधना की गति भी पूरी तरह अलग हो जाती है। टैन झोंग्यू अपने दूसरे दर्जे की प्रतिभा पर काफी गर्व करता था, क्योंकि उसी की वजह से उसके जन्म के समय प्राकृतिक घटनाएं हुई थीं। लेकिन लू शेंग ने महसूस किया, मेरी अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने और छोड़ने की क्षमता तो उसकी तुलना में 100 गुना ज्यादा है।
तुलना चाहे जो भी हो, प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम ने इस युवा योद्धा को पहले ही एक जबरदस्त सरप्राइज दे दिया था। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने की इसकी दक्षता ऐसी थी जिसकी बराबरी उसकी कोई भी पुरानी मार्शियल दाव तकनीक नहीं कर सकती थी। यह शक्ति और आध्यात्मिक शुद्धता का बिल्कुल नया स्तर था। वह सोचने लगा, भले ही मैं इमॉर्टल और मार्शल दोनों रास्तों को पूरी तरह जोड़ न पाऊं, लेकिन दोनों को साथ में अभ्यास करने से मेरी नींद को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं इसी ऊर्जा की लहर पर सवार होकर लेवल 11 और उससे भी आगे पहुंच जाऊंगा। अपनी गहरी ध्यान अवस्था के बीच अचानक लू शेंग को अपनी ऊर्जा के लयबद्ध प्रवाह में एक तेज बदलाव महसूस हुआ। उसके अंदर गहराई में कुछ असामान्य हलचल हो रही थी, उसकी आंतरिक शक्ति के ताने बाने में एक लहर जिसने तुरंत उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जांच करने पर उसे एक चौंकाने वाली जैविक प्रतिक्रिया दिखाई दी। अब जब उसने आधिकारिक रूप से एक स्पिरिचुअल रूट बना लिया था, तो उसकी मशहूर अनडाइंग सेल्स भूखे शिकारी की तरह व्यवहार कर रही थीं। वे प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम द्वारा बदली गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लालच से निगल रही थीं। सिर्फ एक धड़कन के भीतर ही उसके डायमेंशन में एक चमकदार सफेद गोला बनने लगा। शुरुआत में वह बस एक मुर्गी के अंडे जितना था, लेकिन तेजी से बढ़ते हुए उसकी रोशनी और तेज होती जा रही थी। डराने वाली तेज गति से बढ़ते हुए वह गोला कुछ ही पलों में एक बड़े तरबूज जितना हो गया। तनाव के बीच लू शेंग को हल्की सी घबराई हुई हंसी आ गई। क्या यह बेकाबू क्यूआई उसकी आंतरिक अंगों को फाड़ देगा, या वह किसी अभूतपूर्व बदलाव के कगार पर खड़ा है? वह चमकता सफेद गोला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बढ़त इतनी तेज और घातांकीय हो चुकी थी कि वह आंतरिक अल्केमी के सामान्य नियमों को ही चुनौती दे रही थी। उसका व्यास 1 मीटर पार कर गया, फिर 2 मीटर, और हैरानी की बात यह कि वह सीधे 100 मीटर चौड़ा हो गया। फिर भी लू शेंग का डायमेंशन किसी रहस्यमयी अनंत जेबायाम की तरह था। चाहे वह सफेद गोला कितना भी विशाल हो जाए, उसके भीतर की जगह उसे बिना किसी दबाव के आसानी से संभाले रही थी। लू शेंग की भौहें सिकुड़ गईं। क्या सच में यही मेरा इमॉर्टल दाओ गोल्डन कोर बनने वाला है? टैन झोंग्यू की यादों के मुताबिक आम साधकों का गोल्डन कोर तो बस एक मुर्गी के अंडे जितना होता था और मुश्किल से मुट्ठी जितना बड़ा होता था। इतना विशाल ग्रह जैसा कोर बनने का रिकॉर्ड उसने कभी नहीं देखा था। स्थिति बेहद अजीब थी। सिद्धांत के अनुसार गोल्डन कोर को अपनी सीमा तक फैलना चाहिए, फिर ऊर्जा से भरकर टूटना चाहिए, जिससे नैसेंट सोल जन्म ले सके और साधना अगले स्तर पर पहुंचे। लेकिन लू शेंग पूरी तरह उलझ गया था। क्या यह समस्या प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम की किसी छिपी खामी से पैदा हुई है, या फिर उसके खुद के असाधारण शरीर की वजह से ऐसा हो रहा है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक उफनते महासागर की तरह लगातार लू शेंग के शरीर में गिर रही थी। प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम से बना गोल्डन कोर अभी भी पागलों की तरह बढ़ता जा रहा था। इस रफ्तार को देखकर लू शेंग को एक अजीब शक हुआ। अगर उसने कुछ ही पलों में इस कोर को बाहर प्रकट किया, तो शायद वह सचमुच एक छोटे ग्रह को शून्य में उगल देगा। अपने दिल की गहराई में लू शेंग को महसूस हुआ कि इमॉर्टल और मार्शल दोनों रास्तों का असली संतुलित मेल शायद ब्रह्मांड स्तर का सरप्राइज दे सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टैन झोंग्यू, जिसने इन दोनों रास्तों को जोड़ने की कोशिश की थी, कभी इतना बड़ा नतीजा क्यों नहीं हासिल कर पाया। लू शेंग ने अंदाजा लगाया कि शायद टैन झोंग्यू ने पुनर्जन्म के बाद मार्शल आर्ट्स को आधे मन से सीखा होगा, या उसके पास इतनी गहरी समझ नहीं थी कि यह स्तर की समन्वय शक्ति पैदा हो सके। लू शेंग ने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। उसका मन उन महान इमॉर्टल शक्तियों और टैन झोंग्यू जैसे ब्रह्मांड में फैले ट्रांसमाइग्रेटरों की ओर चला गया।
उसे पता था कि उनमें कई असाधारण प्रतिभाशाली लोग होंगे जिनके पास लोहे जैसी दृढ़ता और प्राचीन ज्ञान होगा। संभव है कि कुछ लोग अभी भी इन दो रास्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। वह उम्मीद करता था कि एक दिन उनसे मिलकर विचारों का आदान प्रदान कर सके। उसे एहसास हुआ कि असली प्रगति अक्सर संवाद और विचारों की टक्कर से पैदा होती है। यह सोचकर उसने अपना ध्यान बदला और अपनी चेतना को भौतिक दुनिया से हटाकर सीधे ड्रीमस्केप की गहराइयों में उतर गया। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। ओरिजिन पावर का जो छोटा सा प्रकाश घेरा पहले था, उसमें अब जबरदस्त बदलाव आ चुका था। ओरिजिन पावर का वह धड़कता हुआ घेरा अब फैलकर लगभग एक बड़े महल जितना हो गया था। वाह, उसने हैरानी से सांस छोड़ी। उसकी ओरिजिन पावर अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? उसने सोचा कि शायद यह उस प्राचीन इमॉर्टल सभ्यता के ब्रह्मांड के विनाश से जुड़ा हो। जब वह वास्तविकता टूटकर बिखरी होगी, तो उसकी मूल शक्ति भी बिखरकर उसकी विरासतों में समा गई होगी, जिससे उनकी तकनीकों का अभ्यास करने वाले लोग उस साझा शक्ति से जुड़ सके होंगे। उसने तय किया कि उसे इस बदलाव का बेहद सावधानी से अध्ययन करने के लिए काफी समय देना होगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यही उसकी अगली बड़ी छलांग की कुंजी हो सकती है। इसी दौरान दूर अमोन स्टार क्लस्टर के एक क्षेत्र में एक खास तारामंडल शांत बदलाव के दौर से गुजर रहा था। यही हाल ही में 12 स्टार क्लस्टरों के बीच प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अब जब खेल खत्म हो चुके थे, तो वहां की हलचल और भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब यह इलाका धीरे धीरे एक नए पर्यटन स्थल में बदल रहा था। हर दिन पड़ोसी स्टार क्लस्टरों से जिज्ञासु यात्री यहां आते थे, उस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की जगह देखने और वहां चलने के लिए जहां कभी चैंपियन खड़े थे। भीड़ के बीच दो लोग उद्देश्यपूर्ण और शांत अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक रुका और अपने वस्त्रों से एक चीज निकाली जो किसी प्राचीन जेड टैबलेट जैसी दिखती थी। उसने उसे उठाकर उसकी सतह पर उकेरे हुए हल्के बदलते रून को ध्यान से देखा। लाल बालों वाला युवक उस जेड टैबलेट को स्थिर पकड़े रहा। उसकी आंखें उपकरण और आसपास के खाली अंतरिक्ष के बीच घूम रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य निशान को खोज रहा हो। यही जगह है, उसने ठंडी आवाज में कहा। यंग मास्टर टैन झोंग्यू की आभा का अवशेष यहीं कट गया था। यही वह स्थान है जहां निशान पूरी तरह खत्म हो जाता है। दोनों युवक भारी चुप्पी में डूब गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाकर इस तारामंडल में बची हुई ऊर्जा की गूंज को महसूस करने लगे। कुछ तनाव भरे पलों बाद हरे बालों वाला युवक, जिसे 12th यंग मास्टर कहा जाता था, गहरी सांस लेकर बोला। उसकी सोल फायर पूरी तरह बुझ चुकी है। उसकी डिवाइन सेंस भी जड़ से कट चुकी है। बहुत संभावना है कि वह सचमुच मर चुका है। उसका शरीर नष्ट हो गया। उसका दांव भी खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा। लाल बालों वाले साथी ने आह भरी। उसके चेहरे पर दुख और व्यवहारिकता दोनों थे। हमारी दुनिया के पुनर्जन्म से पहले 9th पीक लॉर्ड के बच्चों की संख्या सितारों जितनी थी, लेकिन 100 में से एक भी मुश्किल से बच पाया। जो बचे हैं, वे अब सोने जैसे कीमती हैं। यंग मास्टर टैन झोंग्यू का महत्व पीक लॉर्ड के दिल में शायद पहले से 100 गुना ज्यादा था। अभी अभी हमें उसकी जागृति की खबर मिली थी, और अब वह जा चुका है। लाल बालों वाले युवक ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। हम पीक लॉर्ड को यह कैसे बताएंगे? हमें उसे वापस लाने भेजा गया था, उसकी मौत की खबर देने नहीं। हरे बालों वाले युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस ठंडी आवाज में नाक से सांस छोड़ी। दोनों के चेहरे उदासी से घिरे थे और वे शून्य में खड़े हुए अपनी असफल मिशन के परिणामों के बारे में सोचते हुए झिझक रहे थे।
उसी समय एक छोटा रंगीन उड़ने वाला वाहन उनकी ओर आया। एक आदमी हाथ में छोटा लाल झंडा पकड़े प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर की चमकती हुई मुस्कान थी। नमस्कार यात्रियों, आप किस क्लस्टर से आए हैं? क्या आप टूर्नामेंट टूरिज्म के लिए यहाँ आए हैं? वह उत्साह से बोलता रहा। हमारी एजेंसी अभी अमोन मेन स्टार पर 3 दिन का शानदार टूर चला रही है, जहां आप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के हर रोमांचक पल को फिर से महसूस कर सकते हैं। खूबसूरत गाइड, पूरा कार्यक्रम, सब कुछ सिर्फ 9,998 ब्लैक स्टार कॉइन्स में। बोनस में आपको फाइनल मैच की हाई फिडेलिटी रिकॉर्डिंग और टूर्नामेंट चैंपियन का लिमिटेड एडिशन साइन किया हुआ पोस्टर भी मिलेगा। इस बाधा से परेशान होकर हरे बालों वाले युवक ने हाथ उठाया। उसका इरादा साफ था, वह उस आदमी को जाने का इशारा करना चाहता था ताकि वे अपनी जांच जारी रख सकें। रुकिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं, सेल्समैन जल्दी से बोला। उसने एक चमकदार फोटो निकाली जिसमें एक बेहद खूबसूरत युवक था जो मानो प्लैटिनम सितारे जैसी चमक बिखेर रहा था। वह तस्वीर को लहराते हुए बोला, इस युवक की वजह से हमारा बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। लोग दूर दूर से सिर्फ यह देखने आते हैं कि उसने कहाँ लड़ाई लड़ी थी। हरे बालों वाले युवक की नजर उस पोस्टर पर टिक गई। एक ही पल में उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां तेजी से सक्रिय हो गईं, क्योंकि उसे उस तस्वीर में एक परिचित लेकिन बदली हुई ऊर्जा महसूस हुई। चैंपियनशिप पोस्टर में दिख रहा चेहरा कोई और नहीं बल्कि लू शेंग था, उस क्षण में कैद जब वह विजय और दिव्य शक्ति से दमक रहा था। कुछ सेकंड तक भारी चुप्पी छाई रही। दोनों युवक तेजी से अपने दिमाग में सारे सुराग जोड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण नजर डाली और उनकी पहले की उदासी अब तेज शिकारी जैसी एकाग्रता में बदल चुकी थी। चुप्पी तोड़ते हुए हरे बालों वाला युवक टूर गाइड की ओर मुड़ा और धीमी लेकिन आदेशात्मक आवाज में बोला, उस रिकॉर्डिंग और चैंपियनशिप पोस्टर की एक कॉपी मुझे बेचो अभी। टिकट बेचने वाला युवक उसकी अचानक गंभीरता से थोड़ा घबरा गया। उसने आंखें बंद की और सिर हिलाकर मना करने का इशारा किया। उसने समझाया कि हाई टियर रिकॉर्डिंग और साइन किए हुए पोस्टर खास बोनस हैं, जिन्हें अलग से नहीं बेचा जाता। उन्हें पाने का एक ही तरीका है, पूरे टूर पैकेज के लिए आधिकारिक रजिस्ट्रेशन करना। 12th यंग मास्टर ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई झटकी और एक चमकता हुआ वीआईपी ब्लैक कार्ड काउंटर पर फेंक दिया। सेल्समैन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसके हाथ कांपने लगे। ब्लैक कार्ड की ताकत पहचानते ही उसने तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया और जल्दी जल्दी सामान उनके हवाले कर दिया। जब दोनों युवक जाने लगे तो सेल्समैन ने खुश होकर हाथ हिलाया। ये आपके स्मृति चिन्ह हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। उनके दूर जाते ही लाल बालों वाला साथी उलझन में बोला, भाई, आपने इन बेकार चीजों पर हमारे संसाधन क्यों खर्च किए? वह सच में हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी कमतर ब्रह्मांड के खेल आयोजन की 2 यादगार चीजों में आखिर क्या खासियत हो सकती है। लेकिन जब उसने पोस्टर को गौर से देखा, जिसमें लू शेंग, मोनरो और टैन झोंग्यू का जाना पहचाना चेहरा था, तो उसका चेहरा अचानक डर से बदल गया। क्या तुम्हें सच में लगता है, उसने धीरे से कहा, कि टैन झोंग्यू की मौत का सीधा संबंध इस आदिम टूर्नामेंट के नतीजे से है? हरे बालों वाले युवक ने उसे तेज नजर से देखा। हम तुरंत इसकी पुष्टि करेंगे। लाइनअप देखो। मुझे गहरा एहसास है कि यही चैंपियन इस पूरे मामले की कड़ी है, 12th यंग मास्टर ने कहा। इतना कहकर दोनों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दिए और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को ध्यान से देखने लगे। कुछ ही मिनटों में सच्चाई उनके सामने साफ हो गई।
जैसा 12th यंग मास्टर ने सोचा था, टैन झोंगयू की मौत इसी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के चरम क्षण में हुई थी। टैन झोंगयू, जिस वारिस को वे खोजने आए थे, को एक एक मुक्के से बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया था। और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही चैंपियन था, पोस्टर में दिख रहा वह चमकता युवक, जिसकी ताकत रैंक 9 से कहीं आगे लग रही थी। टैन झोंगयू, जिसकी शक्ति इस स्थानीय ब्रह्मांड में लगभग रैंक 13 के बराबर थी, उसी युवक के हाथों मारा गया था। अंतिम लड़ाई के दृश्य देखते हुए दोनों जांचकर्ता एक साथ गहरी सांस छोड़ बैठे। अविश्वसनीय लाल बालों वाले आदमी ने बुदबुदाया। वह पोस्टर को घूर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि रैंक 9 का शरीर इतनी भयानक शक्ति कैसे समेट सकता है। आखिरकार 12th यंग मास्टर बोला, उसकी आवाज में अनिच्छुक सम्मान था। एक विशाल ब्रह्मांडीय सभ्यता में कभी कभी ऐसे असाधारण, स्वर्ग को चुनौती देने वाले प्रतिभाशाली लोग पैदा हो ही जाते हैं। हमने इससे भी अजीब घटनाएं देखी हैं। लेकिन अब जब अपराधी की पहचान हो चुकी है, तो हमारी जांच पूरी हो गई है। चलो वापस संप्रदाय चलते हैं और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। इस कर्ज का हिसाब कैसे चुकाना है, यह पीक लॉर्ड तय करेंगे। क्या तुम सहमत हो? लाल बालों वाले युवक ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगले ही पल दोनों बिना कुछ कहे उस तारामंडल से गायब हो गए और अपने संसार की ओर लौट गए। उसी समय ड्रीमस्केप के सुरक्षित क्षेत्र में लू शेंग की जीवन और मृत्यु के नियमों पर गहरी खोज अपने चरम पर पहुंच गई। उसकी मानसिक गणना का प्रोग्रेस बार 99% से छलांग लगाकर सीधे चमकते हुए 100% पर पहुंच गया। हो गया। लू शेंग की आंखों में उत्साह चमक उठा जब ड्रीम स्पेस की गहराई से एकदम नई और परिष्कृत जानकारी की धारा उसकी चेतना में उमड़ पड़ी। उसने संतोष के साथ नोट किया कि सिर्फ जीवन बढ़ाने और लंबी उम्र पर केंद्रित एक तकनीक निकालने के लिए उसकी ओरिजिन पावर का ज्यादा खर्च नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया में उसकी कुल ओरिजिन पावर का लगभग 12वां हिस्सा ही खर्च हुआ था। लू शेंग के चेहरे पर चौड़ी, विजी मुस्कान फैल गई जब उसने अपनी नई रचना के आंकड़े देखे। सिर्फ पहला स्तर ही 10 साल की अतिरिक्त उम्र देता है और दूसरा स्तर इसे 30 साल तक बढ़ा देता है। कुल मिलाकर इसके 9 स्तर हैं, उसने हिसाब लगाया। अगर कोई इस तकनीक के शिखर तक पहुंच जाए, तो उसकी प्राकृतिक उम्र 5000 साल से भी ज्यादा बढ़ सकती है। यह सच में चौंका देने वाला आंकड़ा था, यहाँ तक कि सामान्य रैंक 11 मार्शल आर्टिस्ट की प्राकृतिक उम्र से भी ज्यादा। आखिरी स्तरों तक पहुंचना भले ही बेहद मुश्किल हो, लेकिन अगर किसी को छठे या 7वें स्तर तक पहुंचा दिया जाए, तो उसे आसानी से कई 100 साल, शायद एक पूरा 1000 साल अतिरिक्त जीवन मिल सकता है। सबसे अहम बात यह थी कि यह तकनीक मार्शल आर्ट्स या असली अमरत्व के कठिन रास्तों से कहीं ज्यादा आसान और सुलभ बनाई गई थी। इसे मैं लॉन्जेविटी आर्ट कहूंगा, उसने तय किया। वह चाहता था कि उसके माता पिता जितना चाहें उतना लंबा जीवन जी सकें, उम्र की कमजोरी से सुरक्षित रहें जब तक कि वे सच में जाने के लिए तैयार न हों। वह अभी लू है और झेंग यूफेन को इस कला की ट्रेनिंग देने के तरीके सोच ही रहा था कि अचानक वास्तविक दुनिया से आई एक अजीब और शक्तिशाली कंपन ने उसकी चेतना को झकझोर दिया। लू शेंग की आंखों में अचानक खुशी की चमक कौंध गई, क्योंकि उसने अपने असली शरीर की गूंज महसूस की। उसे अपने शरीर में एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसके शरीर में अनडाइंग सेल्स की संख्या आधिकारिक तौर पर 330,000 पार कर चुकी थी। इसका मतलब था कि उसकी साधना आखिरकार पिछले स्तर की सीमा को तोड़ चुकी थी। ब्रेक थ्रू, लू शेंग ने खाली हवा में धीरे से कहा, ड्रीम स्पेस से बाहर निकलते हुए। उसने अपने हाथों की ओर देखा। अब वह रैंक 11 की श्रेणी में प्रवेश कर चुका था। आखिरकार मैं प्रतिष्ठित रैंक 11 की दहलीज पार कर चुका हूं।
अब मेरे शरीर में 330,000 अंडाइंग सेल्स हैं और हर एक दूर के सितारों की तरह चमकती रोशनी छोड़ रहा है। ये सब मिलकर मेरे शरीर को एक विशाल सितारों भरे आकाश जैसा बना रहे हैं, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। हर नया बना अंडाइंग सेल दरअसल एक बीज जैसा है, जिसमें किसी तारे की दिव्य उत्पत्ति छिपी है। मेरे मौजूदा सेल्स की घनता और ताकत दोनों कई गुना बढ़ चुकी हैं। अब मुझे लगता है कि मैं रेड जायंट स्टार रूप में बदलने की कोशिश करने के लिए तैयार हूं। यह स्टेलर सुप्रीम बॉडी की अगली डरावनी उत्क्रांति है। एक तारा अपने जीवन में एक लंबी और अद्भुत यात्रा से गुजरता है, पहले लंबी वृद्धि, फिर युवावस्था, फिर अपनी शानदार चरम अवस्था। लेकिन आखिरकार उसे बुढ़ापे के उस दौर में भी जाना पड़ता है जहां उसकी स्थिरता डगमगाने लगती है। जब तारे को एहसास हो जाता है कि उसका प्राकृतिक जीवन खत्म होने वाला है, तो वह अपनी पुरानी सीमाएं छोड़ देता है। फिर आखिरी बार पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देते हुए वह अपनी सारी रोशनी और गर्मी को एक भयानक विस्तार में छोड़ देता है। यही उग्र अवस्था असल में रेड जायंट स्टार की स्थिति होती है। इस समय तारे की बाहरी परतें इतनी फैल जाती हैं कि रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकती हैं। जिस पल मैं अपने शरीर में रेड जायंट स्टार अवस्था को सफलतापूर्वक प्रकट कर दूंगा, मेरी विनाशकारी क्षमता और शारीरिक ताकत दोनों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे सच में डरावना कहा जा सकता है। मैं जितनी ऊर्जा छोड़ सकूंगा, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सावधानी से की गई गणना के मुताबिक मैं हाल ही के टैलेंट एक्सचेंज टूर्नामेंट की तुलना में कम से कम 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। और अगर मेरा फ्यूजन स्थिर रहा तो यह बढ़ोतरी 10,000 गुना तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इस शिखर तक पहुंचना मेरे अंदरूनी संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। मेन सीक्वेंस स्टार की स्थिर अवस्था से रेड जायंट की उग्र अवस्था में जाना बेहद खतरनाक है, लगभग आत्मघाती। मुझे खुद भी यकीन नहीं कि मेरा मौजूदा शरीर इस अवस्था में होने वाले गुरुत्वीय दबाव और गर्मी के विस्तार को झेल पाएगा या नहीं। एक छोटी सी गलती भी पूरे शरीर के टूटने का कारण बन सकती है। तर्क से देखें तो मेरी स्टेलर पाथ असल में वैन ही की विरासत से निकली हुई एक उन्नत प्रणाली है। अगर वैन ही इन्हीं सिद्धांतों से लेवल 15 तक पहुंच सका था, तो मुझे भी बस उसके रास्ते पर चलकर दिव्यता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस सोच में एक बुनियादी समस्या है। मुझे मानना पड़ेगा, और शायद यह थोड़ा अहंकार लगे, कि इस चरण में मैं पहले ही वैन ही से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत हूं। मेरी नींव उस मूल तकनीक की सीमाओं से भी आगे निकल चुकी है। तथ्य साफ हैं। मैं सिर्फ लेवल 11 पर ही 330,000 अंडाइंग सेल्स इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि वैन ही के पास लेवल 12 तक पहुंचने पर भी इतने सेल नहीं थे। इसके अलावा मेरे सेल्स की ऊर्जा घनता और ताकत भी बेहद असाधारण है। इससे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से मैं अपने से 2 बड़े स्तर ऊपर के दुश्मनों को भी मार सकता हूं। लेकिन जब मैं अपनी इस तेज तरक्की के बारे में सोचता हूं, तो मेरे चेहरे पर हल्की चिंता आ जाती है। इतनी ज्यादा ताकत बिना कीमत के नहीं आती, और इसका असर मेरे अगले ब्रेकथ्रू पर पड़ सकता है। अगर मैं बिना पर्याप्त मजबूत शरीर के रेड जायंट अवस्था में जाने की कोशिश करूं, तो अंदर का दबाव संभालना नामुमकिन हो जाएगा। संभव है कि मैं दबाव से भरे पिघले लावा वाले गुब्बारे की तरह फट जाऊं। इस समय मेरे सामने 2 रणनीतिक विकल्प हैं। पहला, मैं जानबूझकर अपने अंडाइंग सेल्स की विकास गति को धीमा कर दूं। सरल शब्दों में, अगर मैं लेवल 12 में जाने की तैयारी कर रहा हूं और स्टेलर सुप्रीम बॉडी की सैद्धांतिक सीमा 5 मिलियन अंडाइंग सेल्स है, तो अगर विस्फोट का खतरा ज्यादा लगे, मैं 1 मिलियन सेल पर ही ब्रेक थ्रू कर सकता हूं।
असल में यह अपने ही ऊपर स्थायी कमजोरी थोपने जैसा होगा। यह मेरे अंतिम संभावित स्तर को कम कर देगा, और जब तक मेरी जान तुरंत खतरे में न हो, मैं ऐसा रास्ता चुनना नहीं चाहता। दूसरा और ज्यादा महत्वाकांक्षी रास्ता है अपने शरीर को मजबूत बनाने का बिल्कुल नया तरीका ढूंढना। मुझे अपने मार्शल शरीर की संरचना और घनता को लगातार बढ़ाना होगा, ताकि वह अधिकतम अनडाइंग सेल्स के साथ भी स्थिर रेड जायंट अवस्था को सह सके। मेरा मौजूदा शरीर पहले ही बहुत मजबूत है, इतना कि लेवल 12 विशेषज्ञों को भी हिला सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी और विकास की गुंजाइश है। जब पूरा ब्रह्मांड मुझे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, तब लापरवाही की कोई जगह नहीं। इमोर्टल और मार्शियल रास्तों का मेल उम्मीद की एक किरण देता है। जब से इमोर्टल दांव के रून मेरे हड्डियों के मज्जा में अंकित होने लगे हैं, मुझे लगातार एक गहरी शक्ति महसूस हो रही है, जो धीरे धीरे मेरे स्टेलर सुप्रीम बॉडी की नींव को मजबूत कर रही है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है वह इमोर्टल मार्शियल सुप्रीम बॉडी जिसे मैं बनाना चाहता हूं। लेकिन यह रास्ता बेहद कठिन है, जैसे एक ऐसा गड्ढा जो ब्रह्मांड की आदिम शक्ति को लगातार निगलता रहता है। फिर भी यही सही दिशा है। मुझे इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाना होगा। मैंने हल्की हंसी उड़ाई। तभी अचानक मुझे अपने डायमेंशन में बदलाव महसूस हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मेरे डायमेंशन में मौजूद इमोर्टल गोल्डन कोर अब हास्यास्पद रूप से बड़ा हो चुका है। मेरे अनुमान से इसका व्यास अब कई 100 किलोमीटर तक पहुंच गया है, संपीड़ित ऊर्जा का एक विशाल गोला। अब तो मैं अपने ही शरीर की स्थिति से हैरान होने लगा हूं। मैंने प्रोफाउंड स्पिरिट ट्रेजर टोम की साधना विधि को पूरी तरह सही तरीके से अपनाया है। तो फिर नतीजा इतिहास के सारे रिकॉर्ड से इतना अलग क्यों है?